आज हम लोग क्लास 10th के गणित विषय के अध्याय 6 जो परमय का अध्याय है, कहने का तात्पर्य है कि बोर्ड परीक्षा में यही अध्याय के चैप्टर परमय से एक 5 नंबर का सवाल आता है। तो हमारे 10th क्लास में मुख्यतः देखा जाए तो हमारे 10th क्लास में परमय का जो संख्या है अधिकतम मिनिमम संख्या 4 है। इन 4 परमय में से एक 5 नंबर का सवाल निश्चित आता है। तो उस 4 परमय में से पहला परमय करने जा रहे हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म या सटीक नाम से साधारण शब्दों में बोला जाता है थेल्स परमय। आखिरकार थेल्स परमय शब्दों में क्या कहती है उसके बारे में पहले समझते हैं। तो कह रही है यदि किसी त्रिभुज, बात आ रही है किसी त्रिभुज की, तो सबसे पहला बात है हम लोग क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे रफली का। तो त्रिभुज बना लिए, सपोज दैट ये मेरा त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का नामकरण 3 शीर्ष होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो इसे 3 शीर्ष में डिवाइड करते हैं, ए बी सी। ये हो गई। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हमारे पास देखिए तो ये त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज की एक भुजा, यहाँ पर हमको स्पष्टता 3 भुजाएं नजर आ रही है, एक भुजा, एसी भुजा। तो इस 3 भुजाओं में से बोल रहे हैं कि एक भुजा के समांतर, कोई एक भुजा का समांतर लेना है। चलिए हम सपोज ले लिए बीसी भुजा के समांतर खींचेंगे। तो बीसी भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो सपोज ऐसे ही जाएगी। तो ये जो ए बी को जिस बिंदु पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसका भी नामकरण कुछ कर देते हैं डी, और ए सी को जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है इसको नामकरण ई कर देंगे। तो बी सी के समांतर है, एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को, देखिए एक भुजा के समांतर बी सी के समांतर हम लोग खींचें, बी सी के समांतर खींचें डी ई। तो डी ई जो है बी सी के समांतर खींचे तो अन्य 2 भुजा ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक बिंदु क्या है, डी है, और एक बिंदु ई है। तो कह रही है कि एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहने का तात्पर्य है कि अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात, हम लोग को सिद्ध करना है कि ए डी बटा बी डी, ए डी बटा एक ही अनुपात में हो गया। अनुपात कहने का तात्पर्य होता है कि बट्टा में विभाजित होती है, बराबर का चिन्ह, एक ही अनुपात कहने मतलब बराबर का चिन्ह। फिर इधर हो गया ए ई बटा सी ई, ये हम लोगों को मुख्यतः सिद्ध करनी है। तो देखिए परमय बनाने का मुख्यतः उद्देश्य होता है, सबसे पहला हम लोग का स्टेप होता है दिया है। तो सबसे पहला मतलब हम लोग लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या था तो स्पष्ट हम जान चुके हैं कि त्रिभुज, क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज, तो कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में ये दिया हुआ था। सपोज हम लोग मान लिए त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा के समांतर, क्वेश्चन ही कर दिया है कोई एक भुजा के समांतर हम लोग लिए हैं। तो हम लोग किस भुजा के समांतर लिए, बी सी समांतर डी ई, बी सी समांतर, तो लिखेंगे यहाँ पर शब्दों में उसको बी सी समांतर डी ई। ये हो गई, ये दिया हुआ था अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात हम लोगों को सिद्ध क्या करनी है उसमें आते हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एक ही अनुपात में विभाजित हो, एक ही अनुपात में बटे। तो यहाँ पर स्पष्ट दी चुके हैं ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब देखिए परमय एक ऐसा चैप्टर है कि परमय में हमको कुछ ना कुछ रचना करने की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट रचना कंस्ट्रक्शन के बिना हमारा परमय सिद्ध नहीं होगा। तो थेल्स परमय में मुख्यतः याद कर लीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, शीर्ष बी को बिंदु ई से मिलाते हैं, शीर्ष बी को बिंदु ई से और शीर्ष सी को बिंदु डी से मिला दिए। ये हो गई दूसरी बात। अब दूसरा रचना क्या कर रहे हैं कि शीर्ष ई से ए बी भुजा पर एक लंब खींचा, बिंदु ई से ए बी भुजा पर एक लंब खींच दिए, इसका नामकरण कुछ करते हैं तो इसका नामकरण एम कर दिए। उसी तरह बिंदु डी से भी ए सी पर एक लंब खींचा तो इसका भी नामकरण एम एन हो गया। ये हम लोग रचना में किए, किसमें किए, रचना में। तब आते हैं सपोज रचना लिखते हैं आगे, उसको भी स्टेप लिखना पड़ता है। रचना, रचना क्या किए, पहला रचना किए, पहला पॉइंट करके लिखते हैं। पहला रचना क्या किए, शीर्ष बी को बिंदु ई से मिलाया और शीर्ष सी को बिंदु डी से मिलाया। तो पहला शीर्ष बी को बिंदु बी से बिंदु ई से तथा
शीर्ष सी को बिंदु डी से मिलाया। ये पहला रचना। दूसरा रचना हम लोग लंब खींचे हैं, उसको भी लिखना पड़ेगा शब्द में। तो आते हैं दूसरे रचना की ओर। तो हम लोग क्या किए, बिंदु ई से पहला किए क्या किए, बिंदु ई से ए बी भुजा पर लंब ई एम खींचा। तो इसको भी शब्दों में लिखते हैं, बिंदु ई से ए बी भुजा पर ए बी भुजा पर ई एम लंब खींचा तथा शीर्ष बिंदु डी से भुजा एसी पर बिंदु डी से भुजा एसी पर डी एम लंब खींचा। डी एम लंब खींचा। यहाँ पे स्पष्टता हो जाती है। अब आगे आते हैं तो आगे हमारा क्या हो गया, पहला स्टेप पर में बनाने का दिया है, दूसरा स्टेप सिद्ध करना है, तीसरा स्टेप रचना है, तीसरा स्टेप रचना। अब चौथा स्टेप जो हमको प्रूव करना है, तो आते हैं प्रमाण की ओर। किधर आते हैं, प्रमाण। तो प्रमाण में नोटिस कीजिएगा, तो सबसे पहली बात है कि हमको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल को शो करना हो। क्योंकि हम लंब खींचे हैं तो आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं तो सटीक में लेंगे तो पहला दो त्रिभुज का तुलना करेंगे। क्योंकि हम बट्टा का हमको सिद्ध करना है, तो दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई एरिया, त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज। अब नीचे एक त्रिभुज ले लेते हैं, तो त्रिभुज नीचे ले लेते हैं त्रिभुज बी ई डी, त्रिभुज बी ई डी। अब देखिएगा तो एरिया कहने का तात्पर्य होता है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो सबसे पहली बात है कि 1/2 यहाँ लिखा है गुना। अब आधार देखिएगा, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में आधार, इस त्रिभुज में फोकस करेंगे तो मेरा आधार क्या आएगा, सो देखिएगा। तो आधार हमेशा उसी में कहते हैं जहाँ से मेरा लंब जाता है। लंब जिस भुजा से जाता है वही भुजा हमेशा आधार कहलाती है। तो लंब मेरा क्या है, ए डी ई में देखिएगा तो लंब मेरा क्या है, ई एम एक लंब है। तो लंब किस भुजा पर है, ए बी भुजा पर है। ए बी भुजा पर ही ए डी भुजा भी स्थित है। तो कह सकते हैं इसमें ए डी मेरा क्या हो गया, लंब हो गया, गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई तो यही कहलाता है, हमेशा ऊंचाई लंब ही कहलाती है, कोई दूसरा चीज नहीं। तो लंब मेरा क्या है, ई एम। ये हो गए ऊपर वाले त्रिभुज के लिए। नीचे वाले त्रिभुज के लिए आते हैं, तो नीचे वाले त्रिभुज में 1/2 तो लिखना है। त्रिभुज क्या है, बी ई डी, इस त्रिभुज की बात आ रही है, त्रिभुज बी ई डी। तो इसमें देखिएगा तो आधार गुना ऊंचाई होती है। तो आधार क्या है, हमें तो जानेंगे कि लंब इस भुजा पर है, तो इस भुजा पर ए बी ही हमेशा लंब था। तो ए बी भुजा का ही भाग ए डी है और बी डी है, तो हमेशा लंब क्या होगा, अगर बी डी हो जाएगा, बी डी लंब गुना। अब देखिएगा तो त्रिभुज बी ई डी, मान लीजिए कि सपोज कोई भी त्रिभुज इस पैटर्न पर बना रहता है, इस पैटर्न पर, तो इसका लंब तो इधर नहीं खींचा जाएगा। लंब हमेशा त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। लंब कहने मतलब 90 डिग्री, एकदम सीधा कॉलम की जैसा त्रिभुज। मान लीजिए ये त्रिभुज है, लेकिन लंब इसका इधर अंदर में खींचा नहीं जा रहा है। इसका हाईएस्ट ऊंचाई रहना है ये पॉइंट है, और ये पॉइंट से सीधा आधार पर आ गई ये, तो कहने मतलब ये बाहर भी जा सकता है। तो ये त्रिभुज भले है, लेकिन इसका भी ऊंचाई क्या है, ये बाहर वाली है। तो लंब क्या आ जाएगा इसमें भी, ई एम। अब देखिएगा तो फोकस कीजिएगा, 1/2 खत्म, ई एम खत्म। तो यहाँ से बचा क्या चीज, ए डी बटा बी डी, इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह एक इधर का भाग हो गया, एक भाग मेरा इधर का आ गया। अब इधर का भाग चाहिए, तब इधर का त्रिभुज लेंगे। ये भुज आपको आना चाहिए, लंब तो इसमें भी था, लेकिन इस समय इसका लंब हम लोग प्रयोग किए हैं। अगर इस लंब का प्रयोग करेंगे
तो वही त्रिभुज रहेगा दूसरा में। इसलिए एरिया ऊपर में वही त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज ए डी ई। नीचे का त्रिभुज बदलते हैं। तो अभी जस्ट लिए थे ये त्रिभुज, अगर ले सकते हैं ऐसे वाला त्रिभुज ले सकते हैं, त्रिभुज सी डी ई। तो सी डी में आएंगे एरिया त्रिभुज सी डी ई में 1/2 तो इसमें रहेगा, इसमें भी 1/2 रहेगा गुना। इसमें देखिएगा त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में उस समय इस भुजा को हम लोग टारगेट में लिए थे, इसलिए इसको ऊंचाई मान लेते हैं और आधार इस भुजा को मान लेते हैं। अगर इस भुजा को टारगेट में लेना है, ऊंचाई ये हो गई, ऊंचाई ये हो गया, इस समय आधार ये कहलाएगा। तो छोटा त्रिभुज ए डी ई के लिए ए ई आधार कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख क्या सकते हैं ए ई गुना ए ई के बाद क्या जाएगा ऊंचाई डी एन, ऊंचाई डी एन। अब नीचे देखिएगा तो नीचे का त्रिभुज ये है सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई। तो सी डी में उसी तरह आधार यही भुजा कहलाएगा, ए सी का ही भाग कहलाएगा। ए सी का भाग क्या है सी ई, ए सी का भाग सी ई गुना डी एन। ये बाहर वाला ही भाग बन गया, इसका ऊंचाई बाहर में ये कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा डी एन, ऊंचाई डी एन। ये डी एन 1/2 खत्म, तो बचा क्या ए ई बटा सी ई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मेरा दोनों चीज़ आ गया, जो इधर का भाग जो सिद्ध करना था वो भी आ गया, इधर का भाग जो सिद्ध करना था वो भी आ गया, लेकिन बीच का जो बराबर का सिंबल है वो अभी तक नहीं आ पाया। तो बराबर का सिंबल के लिए हमको क्या चाहिए, चारों त्रिभुज को हमको बराबर शो करना पड़ेगा। ये दोनों त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज को बराबर शो करना पड़ेगा। तो ऊपर का त्रिभुज नोटिस कीजिएगा, तो ऊपर का त्रिभुज इसमें और इसमें दोनों में सेम है। ऊपर का त्रिभुज में कोई चेंज है, चेंज नहीं है, मतलब क्षेत्रफल तो बराबर आएगा। नीचे वाला त्रिभुज को हमको सिद्ध करना है, नीचे वाला दोनों त्रिभुज को हम बराबर सिद्ध कर दिए तो बीच में बराबर आ जाएगा। अब उस पर आते हैं, नोटिस करते हैं, देखिएगा तो क्या कीजिएगा कि त्रिभुज बी ई डी कहाँ पर है, त्रिभुज त्रिभुज बी ई डी, इस त्रिभुज की बात हो रही है। एक ये त्रिभुज, दूसरी क्या कुछ त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई। एक इस त्रिभुज, एक इस त्रिभुज की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग 9th क्लास का एक प्रमेय है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर हो जाएगा त्रिभुज। कैसे देखिए, एक ही आधार कौन सा है, आधार लेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज में बी ई डी में तो डी ई आ गया, और इस त्रिभुज में लेंगे सी डी ई में, इसमें भी डी ई आ रहा है, तो डी ई आधार हो गया। और हम लोग जान रहे कि समांतर रेखा बी सी और डी ई समांतर है, तो कहने का मतलब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। तो कह सकते हैं एरिया त्रिभुज बी ई डी बराबर एरिया त्रिभुज सी डी ई। इक्वेशन नंबर 3 बराबर कर देंगे। बराबर कैसे किए उसको भी शब्द में लिखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 3 बराबर कैसे किए, एक ही आधार, चूंकि एक ही आधार। अब एक ही आधार क्या कॉमन आ रहा था, सो देखिए एक ही आधार, ये त्रिभुज के लिए डी ई आ रहा है, इस त्रिभुज में भी क्या आ रहा है डी ई, मतलब डी ई भुजा कॉमन है, तो कह सकते हैं एक ही आधार डी ई और एक ही समांतर रेखा बी सी समांतर डी ई के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये कॉमन हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में ए डी बटा बी डी आ गया जो सिद्ध कर रहा था इधर का पक्ष। इक्वेशन नंबर 2 में ए ई बटा सी ई आ गया जो इधर का भाग। अब बीच में क्या था बराबर का सिंबल, तो बीच में बराबर का सिंबल हम किस में आ गए इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में बीच में बराबर आ गया। बाकी इसके ऊपर का त्रिभुज तो यही है और इसके ऊपर का त्रिभुज भी यही है, दोनों सेम है, तो बीच में बराबर आ गया कह सकते हैं। अर्थात समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से ये क्या हो गया प्रूव हो गया। ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई प्रूव हो गया। बहुत सा
आसान है फ्रेंड्स प्रमेय। बस इसमें और कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं है, बस हमको ये शब्दों को समझना है कि शब्द आखिर क्या कर रही है, किस प्रमेय की बात कर रही है। 4 प्रमेय की बात बोले हैं, अभी तक 1 प्रमेय हो पाई है। अब दूसरा है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा प्रमेय आएगा मेरा समरूप त्रिभुज से रिलेटेड है, उसके बारे में वीडियो चलेगी। तीसरा प्रमेय है मेरा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और चौथा इसी का जस्ट विलोम है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। बस ये 4 प्रमेय मेरा बस मेरे माइंड में, पाइथागोरस विलोम, ये 4 प्रमेय यदि मेरा क्लियर है तो परीक्षा में एक सवाल 5 नंबर का मेरा क्लियर रहेगा, छूटने वाला नहीं है। बस इतना सा लिखिएगा, 5 नंबर स्पष्टता से आपको मिल जाएगी। ओके।